थी, मोदी ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक मरतबा फिर इंडिया में हुकूमत बनाने की पोजीशन इख्तियार कर ली है। यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत आएगी दोबारा से, तीसरी मरतबा वो भारत का वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी थी और जिस तरह के सर्वेज आ रहे थे, जैसी उनकी ग्रिप थी इंडिया के पूरे सिस्टम पे, ये नताइज उससे मुख्तलिफ हैं और उनकी उम्मीदें टूटी हैं बहुत ज़्यादा। नरेंद्र मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि वो ज़रूर जीतेंगे, वो इलेक्शन को हारे भी हैं। नरेंद्र मोदी को बहुत सारी रियासतों में ऐसी शिकस्त हुई है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इंडिया के स्याह सफ़ेद के वो मालिक हैं, सारे बड़े बड़े लोग और सितारे उनके कंट्रोल में हैं और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और नरेंद्र मोदी के बीच में एक बड़ा ज़बरदस्त अलाइंस है और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो 2 मरतबा कामयाब होने के बाद तीसरी मरतबा उससे बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, ये तवक्को की जा रही थी और मीडिया भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के इलेक्शन में उतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो उनके बारे में आलमी सतह पे एक इमेज बना हुआ था। पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जीत जाएगा, वो जीत तो गए लेकिन अपने इत्तेहादियों के साथ। बीजेपी के बारे में ये क्लेम किया जा रहा था कि बीजेपी अकेली हुकूमत बना लेगी और उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बीजेपी के साथ जो इनका इत्तेहाद एक बनेगा वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी ले जाएगा कि भारत के स्याह और सफ़ेद के वो मालिक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सादा अक्सरियत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने हासिल की है, बिल्कुल वैसी हुकूमत जैसी पाकिस्तान में बनी हुई है। यानी अकेले नरेंद्र मोदी भारत में हुकूमत बनाने में नाकाम रहे। उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, अगर उनकी सपोर्ट मौजूद नहीं रहेगी तो नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार में ठहरना मुश्किल हो जाएगा। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वो 400 के करीब सीटें जीत जाएंगे 543 में से, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए 273 या 272 सीटें जो हैं वो पूरी कर ली हैं। अब ऐसा क्या हुआ भारत में कि वहाँ पे तवक्कुआत के बरखिलाफ नताइज आए हैं? तो इसका भी वन लाइनर सोशल मीडिया है। पाकिस्तान का इंतखाब हो या भारत का इलेक्शन हो, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। सोशल मीडिया ने सारे डायनामिक्स बदल दिए हैं। एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है जो सोशल मीडिया ने इस रीजन में किया है। यानी पाकिस्तान के इंतखाबात में एक पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी नहीं करने दिया गया, उसको दीवार के साथ लगाया गया और तमाम ताकतें उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ मीडिया समेत इस्तेमाल की गई। हर तरह की कानूनी और गैर कानूनी हथकंडे उनके खिलाफ अपनाए गए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया की अवेयरनेस के ज़रिए से, जिस पे बहुत जल्दी एक आम सारिफ को ये समझाने में मदद मिली कि आपने किस निशान पर जाकर ठप्पा लगाना है, बहुत कंफ्यूज किया गया लोगों को। लेकिन पाकिस्तान के पूरे इलेक्शन में जो पूरी रियासत की ताकत थी उसके मुकाबले में सिर्फ एक सोशल मीडिया था जिसने काम दिखाया और सारे नताइज बदल कर रख दिए। इसी तरह भारत में अगर नरेंद्र मोदी को किसी चीज़ ने टारगेट किया है या नरेंद्र मोदी को किसी चीज़ ने इफेक्ट किया है तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने हकायक बताए, जिन्होंने कंपेन को चलाया नरेंद्र मोदी और उनकी सियासत के खिलाफ, और इसमें कांग्रेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और कांग्रेस की कामयाबी के पीछे जो बहुत सारे फैक्टर हैं उनमें एक यात्रा है जो राहुल गांधी ने की थी। पूरे इंडिया में वो पैदल चलकर गए थे। इंडिया के जो समंदर के करीब वाले इलाके हैं वहाँ से लेकर जो ऊंचे पहाड़ हैं हाइट पे, वहाँ तक उन्होंने एक वॉक की थी और ये बहुत लंबी वॉक थी, महीनों पर ये मुश्तमिल थी। तो उससे एक मोमेंटम बना था कांग्रेस का और कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने पर वोट भी हासिल किए। लेकिन एक तगड़ी अपोजिशन बन गई है। बहुत सारी रियासतों में मोदी को झटके लगे हैं। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार माजी की तरह मनमाने फैसले कर पाएगी या अब ये उनकी आखिरी हुकूमत है और उनको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। भारत में ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन था। नाज़रीन याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है जो भारत में हुआ है और इसमें लगभग BBC रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब लोगों ने वोट डाला है और 6 हफ्तों में 7 मरहलों में इलेक्शन का ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। बहरहाल मोदी की हुकूमत तो बन गई लेकिन मनमानी हुकूमत नहीं बन पाई और उसमें भी सबसे बड़ा रोल भारत के सोशल मीडिया यूजर्स का है और उन्होंने इस इलेक्शन के ऊपर अपना पूरा इम्पैक्ट डाला है। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो रवायती सियासी जमातें या जो स्टेटस को की पार्स हैं या जो फाशिस्ट ताकतें हैं जो जबर के जरिए चीज़ों को करती हैं, उन्हें इसको हर हाल में कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर अवाम और आम आदमी उनके हाथ से निकलता चला जाएगा। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया। एक और बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से और ये बड़ी अफसोसनाक खबर भी है
देखें, खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली। उसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा में उस बड़े पैमाने पर धांधली करना मुमकिन नहीं हो सका। जुल्म और जबर भी उस बड़े पैमाने पर नहीं हो सका क्योंकि वहाँ लोगों ने इत्तफाक और इत्तेहाद दिखाया और वो खड़े भी हो गए। बदतरीन धांधली के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली। बन तो उनकी पंजाब और वफाक में भी गई थी और इसके बावजूद बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत बन रही थी, लेकिन इसके बावजूद बाकी जगहों पर तो फॉर्म 47 ने बहुत कार्रवाई दिखाई, लेकिन केपी में फॉर्म 47 वाला फार्मूला भी कामयाब नहीं हुआ। अब वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, वहाँ के लोगों पर ऐसा लगता है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत को गुस्सा है और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं उसके मुताबिक जो मुझे समझ आ रही है कि अब बदला ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से किस किस्म का बदला लिया जा रहा है, इस खबर को आप जब सुनेंगे और इसके फैक्ट्स को आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। पहले आप खबर सुन लीजिए, फिर मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा में जारी 177 जो बड़े मनसूबे हैं उनमें से 91 मनसूबे ख़त्म कर दिए हैं। 91 मनसूबे ख़त्म करने का मतलब है कि आधे से ज़्यादा तरक्याती मनसूबे खैबर पख्तूनख्वा के वफाकी हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं। एक मेरी बात आप जहन में रखिएगा कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे पीडीएम के सारे रहनुमा कि इमरान खान पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर रहा, और वो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान पाकिस्तान में नए मनसूबे नहीं लगा रहा। ये वो सारे मनसूबे हैं जो इमरान खान साहब ने लगाए थे और इनमें कुछ मनसूबे 70% तक मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इनको रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इमरान खान पे ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह की है, लिहाजा इकॉनमी तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में मनसूबे नहीं लग रहे, इस किस्म के एलिगेशंस लगाए जाते थे। इमरान खान के दौर में ये सब मनसूबे चल रहे थे और बहुत सारे मनसूबे मुकम्मल भी हो गए थे, और अब पीडीएम का जब दौर आया तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत की बहुत बुरी तरह तबाही हुई। वो मईशत जो इमरान खान के दौर में ठीक चल रही थी, उस मईशत को ठीक करने के नाम के ऊपर, यानी अच्छी खासी चलती हुई मईशत को ठीक करने के लिए पीडीएम की सरकार को लाकर बिठाया गया, और पीडीएम की सरकार ने बजाय इसके कि वो मईशत को ठीक करती, उन्होंने मईशत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि जो मनसूबे पहले चल रहे थे उन्हीं को बंद कर दिया, बजाय इसके कि पीडीएम की सरकार आने के बाद अपने वादे पूरे करती और वादे पूरे करने के बाद मईशत को ज़्यादा बेहतर करती, ज़्यादा पैसे कमाती और ज़्यादा मनसूबे लगाती। ये करने की बजाय जो मनसूबे ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा मनसूबे खैबर पख्तूनख्वा में पीडीएम की हुकूमत ने या पीएमएलएन की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, सारे इनके इत्तेहादी हैं, वो सारे मनसूबे ख़त्म कर दिए हैं। और ये सारे मनसूबे कौन से हैं, इनमें से चंद के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक मानसरा का एयरपोर्ट है, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब वहाँ जाके बड़ी अनाउंसमेंट्स करते थे, बंद मनसूबा, अब नहीं बनेगा वहाँ पे। एक्सपो सेंटर पेशावर नहीं बनेगा। चित्राल, अयून और बम्बोरेत रोड, ये कैलाश आपने देखा होगा, एक फेस्टिवल होता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सयाह जब आते हैं ना तो वो इस फेस्टिवल के लिए आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। कैलाश का जो फेस्टिवल है चित्राल में, तो ये रोड बहुत अरसे से बनना था, इसका जो तामीर का प्रोजेक्ट है वो भी रोक दिया, तो सेहत का क्या हाल होगा वो आपके सामने। अब बुरहान हवेलियाँ एक्सप्रेसवे है और बहुत सारी सड़कें हैं, दर्जनों की तादाद में ऐसी सड़कें हैं जो बहुत ज़रूरी थी और उनका ताल्लुक सी पैक के साथ भी था। चित्राल गरम चश्मा रोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हवेलिया थाकोट सी पैक प्रोजेक्ट है, वो भी बंद कर दिया। मालाकंड की एक टनल है जो बहुत ज़रूरी थी, वो भी बंद कर दी। बुरहान हकला डीआई खान मोटरवे भी बंद कर दिया। सोलर एनर्जी के ट्यूबवेल्स लगने थे वज़ीरिस्तान में, मीरन शाह में, क्योंकि वहाँ पे बिजली का आपको पता है बहुत सीरियस इशू है, पानी का भी है, तो सोलर एनर्जी के साथ ट्यूबवेल्स लगाए जाने थे और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, ये भी प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। कुरम में जानवरों के अस्पताल की जो फैसिलिटी है वो भी बंद कर दी गई। लकी मरबत में जो सैलाब की वजह से हर दफ़ा तबाही आती है तो वो बंद तामीर किया जा रहा था, वो भी बंद कर दिया गया है। मानसरा में पानी की स्कीमें बंद, बन्नू में पानी की स्कीमें बंद, हतार में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पावर सप्लाई का एक मनसूबा था वो भी बंद कर दिया गया है। चित्राल का ग्रिड स्टेशन, उसकी जो अपग्रेडेशन हो रही थी वो भी बंद कर दिया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो बिजली की सप्लाई के मनसूबे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। चित्राल में, दरगई में, दासू में, गुलान में, कोहिस्तान में, तरबेला में, वारसिक में ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं जो पानी के साथ बिजली बनती है, इनके जो मनसूबे हैं उन पर काम बंद किया गया है। मोमन डैम के ऊपर काम बंद किया गया है और दीगर बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिन पे काम बंद किया गया। रोड्स के ऊपर काम बंद किया गया, तालीमी इदारों के ऊपर काम बंद कर दिया गया। खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ बंद। स्वात मोटरवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ी तादाद में सयाह वहां जाते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो ये मोटरवे बनानी थी, इसको भी बंद किया गया। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कर्क बंद, और जनूबी इजला जितने भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके अस्पतालों में बिजली का बड़ा सीरियस इशू था। उसको हल करने के लिए एक प्रोग्राम आया था कि इनके ऊपर सोलर लगाए जाएंगे, सोलराइजेशन की जाएगी और इन अस्पतालों में ताकि बिजली मिलती रहे, मरीजों को मुश्किलात ना हो, तो वो मंसूबे भी ख़त्म।
यूनिवर्सिटियों के कई ब्लॉक्स जो नए बन रहे थे और जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे वो सारे बंद हो गए, बहुत सारे डैम्स भी बंद हो गए। 91 ये प्रोजेक्ट हैं जो बंद किए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। इन्होंने तो नए प्रोजेक्ट लाने थे, इन्होंने तो वादा किया था कि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट और लेकर आएंगे। मियां साहब ने बेशुमार प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की थी हर जगह पे जाकर, हर जगह पे इनके लोग ये नारे लगाते थे, और ये तो आए थे ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ज़्यादा मईशत को बेहतर करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर तो इन्होंने मईशत को बेहतर किया हुआ होता, मेरी आज बात हुई खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के लोगों से, वो बहुत परेशान है। वो ये कह रहे हैं जी हमारा बदला आप हमारे लोगों से तो ना लें, लोगों का ये कसूर है कि उन्होंने आपको वोट नहीं डाला और अब आप उनसे बदला लेंगे और उनके प्रोजेक्ट उनसे छीन लेंगे, उनके साथ जुल्म और बर्बरियत करेंगे, तो लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे। और ये एक ऐसा इशू है जो मुझे आराम से दबता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी खबरें हैं। नंबर एक तो ये है कि जो मुतनाज़ ट्वीट वाला मामला है इमरान खान साहब का, उस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने राब्ता कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी हमें क्यों नोटिस किए जा रहे हैं। ये एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा जी हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें। अभी तो काजी फायदी साहब का स्टेटमेंट भी आ चुका है, उस पर लोगों ने निकाल के सोशल मीडिया पर डाला कि उमर अता बंदियाल साहब ने और काजी फायदी साहब ने भी इसकी अहमियत पर रोशनी डाली हुई है। बल्कि काजी साहब ने तो कहा था कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करके डाला जाए, क्यों नहीं किया जाता। यानी ये कितना इंपॉर्टेंट है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। कादी साहब भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज तकरीबन PMLN के सारे लोगों के बयानात निकल आए जिन सब ने इसके बारे में बात की है माजी में, और इवन गद्दारी के फतवे भी दिए हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे। बहरहाल मामला ये है कि इसमें ये जो केस गया है तो उसको लगा दिया गया है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। अब वहाँ पे आपको आइडिया है कि वो अदालत किस सिमत में जा रही है और चीज़ें किस सिमत में आपको दिखाई देंगी। वहाँ से जो कमेंट्स आने वाले हैं ना, मेरे ख्याल में अदालत इसको उठा के बाहर फेंक देगी और इस पर FIA की बात सुनी ही नहीं जाएगी। FIA क्या कहेगी कि जी हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में कोई तौहीन है या कोई अदालत के खिलाफ उकसाने वाली बात है। भाई वो कमीशन हुकूमत ने बनाया था, आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, उसके फैक्ट्स, उसके हकायक और उसकी तजावीज़ आज भी मौजूद हैं, रिकमेंडेशंस। तो भाई उसको चैलेंज कर देना, या तो फिर आप उनसे आप भाग तो नहीं सकते। तो पाकिस्तान के लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। ये बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या मौक़िफ़ लेती है FIA, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होने जा रहा है। और दूसरा एक और मामला, ये जो 3 हल्के हैं ना इस्लामाबाद के, इन लोगों ने ऐतराज़ कर दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ट्रिब्यूनल के ऊपर कि जनाब हमें ऐतराज़ है। ऐतराज़ ये होता है कि जज बायस्ड हैं, या जो जज साहब हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब वो बायस्ड हैं, जानिबदार हैं, इस किस्म का ऐतराज़ किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इनकी समाअत मंजूर कर ली है, 2 दिन के बाद उन्होंने सुननी थी, कल वो सुनेंगे 6 तारीख को। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मामला लग गया है जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के पास। अब मामला ये है कि आमिर फारूक साहब के सामने ये कैसे साबित किया जाएगा कि उनकी अपनी अदालत के एक जज साहब बायस्ड हैं, और क्या वो इसको तस्लीम कर लेंगे कि इस ट्रिब्यूनल से केस को शिफ्ट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी रिटायर्ड जज को या कहीं और भेज दे। यानी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब, उनके ट्रिब्यूनल के ऊपर एतराज़ है, और एक रिटायर्ड जज या कोई और बाहर से बंदा लाकर बैठाया जाएगा तो उसके ऊपर एतमाद है। तो ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी अदालत के लिए, और आमिर फारूक साहब की तरफ तमाम नज़रें चली जाएंगी इस केस में। मुमकिन है कि अभी वो ये कहें कि ज़रा इलेक्शन कमीशन को फैसला कर लेने दें, फिर इस मामले को हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये 3 सीटें बचाने में PMLN कामयाब हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि PMLN इसको लिंगर ऑन कर ले, इसको लंबा ले जाए थोड़ा सा, लेकिन इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक बड़ी खबर है, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के हवाले से, वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताता हूँ अभी, क्योंकि इसमें टाइम कम है। लेकिन यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख लें, और ये एक वीडियो भी जारी हुई है छोटी सी, इसमें मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो खड़ी हैं और बड़े जदीद कैमरे उनके आसपास घूम रहे हैं, और उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि स्माइल 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 स्माइल, एक्शन, स्माइल, बस कट। ये क्या चल रहा है? फिल्में बन रही हैं, टिकटॉक बन रहे हैं, और ड्रामों में काम करना है या हुकूमत चलानी है? इनकी सारी तरजीहात इस बात पर है कि मैं कैसा दिखूँ, मैं कैसी दिखाई दूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचें। यानी कोई फिल्म की एक्टिंग, ड्रामा की एक्टिंग तो नहीं चल रही ना यार, ये हुकूमत चल रही है। किसान को आपने रोल के रख दिया है, वो बेचारे की 2 साल कमर सीधी नहीं होनी, उसकी गंदम बड़ी बड़ी ख़राब हो रही है, उसको आप पूछ नहीं रहे। गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया है। 2-3 बहरान पंजाब में अब तक आए, एक के अंदर भी आप काम नहीं कर सके। भावल नगर में पुलिस वालों को आप इंसाफ नहीं दे सके। टके का काम इस पंजाब हुकूमत ने अब तक किया नहीं सवाए वीडियोज़ बनाने के। और एक दोस्त ने तो यहाँ तक लिखा है कि वज़ीर आला हाउस के जो स्टाफ है, सोर्सेज, वो ये बताते हैं कि आजकल वज़ीर आला हाउस में यही काम चलता रहता है। इधर से निकाल के एक कैमरा आ जाता है, वो एक प्रोमो शूट कर जाता है, एक दूसरा कर जाता है, कभी ये यूनिफॉर्म पहन ली, कभी वो यूनिफॉर्म पहन ली,
कभी ये कार्रवाई डाल दी, कभी वो कार्रवाई डाल दी, और काम टकेगा नहीं हो रहा, लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली फ्री देनी थी, कोई बिजली फ्री नहीं दी। लोगों के हालात को बदलना था, कोई हालात को नहीं बदला। महंगाई को कम करना था, नहीं कर पाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। तो पंजाब में एक फेलियर गवर्नमेंट है और किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी सवाए वीडियोबाजी के। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।